आपको पता है अकाउंटिंग में भी आपने इंटेंजिबल पढ़ा। पहले तो एक इंटेंजिबल की ना इसने एक डेफिनेशन दे दिया जिसमें दुनिया की सारी चीजें डाल दी, जो जो इसे नजर आई, ठीक है ना, इसे रट्टा लगा ले। इंटेंजिबल मीन एनी पेटेंट, इन्वेंशन, डिजाइन, मॉडल, सीक्रेट फार्मूला, फलां, दिमाग, टुरलम पुरलम पुरलम पुरलम, वो कहते हैं सारी चीजें क्या हैं, इंटेंजिबल है। खत्म हो गई कहानी, ठीक है। अब देखना है इंटेंजिबल को हैंडल कैसे करना है। A person shall be allowed an amortization deduction in a tax year for the cost of the person's intangible that are wholly or partly used by the business in the tax year in driving income from the business chargeable to that has more useful life। वही वाली सारी बातें आ गई, नॉर्मल बात है, कोई अकाउंटिंग का से हट के नहीं बात है। डेप्रिसिएशन लेनी कैसे, वो कहता है डेप्रिसिएशन लेनी है A over B। व्हाट इज A? A is the cost of the intangible. What is B? Normal useful life of intangible in whole year. An intangible which does not have an ascertainable useful life shall be treated as if it has a normal useful life of 20। वो कहते हैं यार हमने ना एक सॉफ्टवेयर खरीदा है 12 लाख रुपए का, एक सॉफ्टवेयर खरीदा है और हम 6 साल इसे इस्तेमाल करेंगे। यही कह रहा है वो, कहते नहीं हम इसे 6.5 साल इस्तेमाल करेंगे, फिर भी 6 ही लेना, होल ईयर लेने, ठीक होगी ना बात। तो 2 लाख रुपया पर ईयर डेप्रिसिएशन है, ठीक होगी ना बात। स्ट्रेट लाइन पर आ गई है, उधर डिमिनिशिंग पे थी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे थी, और इधर क्या आ गई। और एक अहम बात है, कहते हैं यार एक सॉफ्टवेयर हमने खरीदा 20 लाख रुपए का, ये नहीं पता कितना अरसा, असर्टेन नहीं हो रहा, देखते हैं कब तक चलता है। कहते हैं इसकी लाइफ पे 25 साल अज्यूम कर लो। इफ लाइफ इज नॉट असर्टेनेबल तो लाइफ शुड बी ट्रीटेड एज 25 ईयर। इफ लाइफ इज असर्टेनेबल तो फिर उससे डिवाइड करें, और अगर असर्टेनेबल नहीं है तो फिर 25 से डिवाइड करें। अब ये कोई बहुत इंटेलेक्ट लेवल हाई नहीं है इसमें, ठीक है ना, सादा सादा बात यार। इफ एन इंटेंजिबल इज यूज इन अ टैक्स ईयर पार्टली इन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स एंड पार्टली फॉर अनदर यूज, डिडक्शन अलाउड फॉर दैट ईयर शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द फेयर प्रपोर्शन पार्ट ऑफ द अमाउंट दैट वुड बी अलाउड इन द इंटेंजिबल वर होली यूज टू डिराइव इनकम फ्रॉम business chargeable to where an intangible is not used for the whole of the tax year in driving income from the business chargeable to tax, deduction allowed under this section shall be computed according to the following formula, namely A cross B over, where A is the amount of amortization जो पहले हमने निकाली है, और B over C से हम क्या कर रहे हैं, टाइम अपोर्शन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेज। डन होगी बात। अभी और लाइन पढ़ते हैं, फिर इसको मैं समराइज करता हूं, मुझे एक लाइन और पढ़ लेना। गेन और वेयर इन एनी टैक्स ईयर अ पर्सन डिस्पोजेज ऑफ एन इंटेंजिबल नो अमोर्टाइजेशन डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर दैट ईयर। अब दोनों को इकट्ठा पढ़ेंगे तो समझ आएगी। वो जो कल भी मैं कह रहा था ना कि हम ऐसे इधर उधर से नकलें मार लेते हैं ना लॉ में, ये भी नहीं सोचते कि यार हमारा पूरा लॉ का मिजाज एक जैसा होना चाहिए था। जैसे हमने कहा यार जो टेंजिबल हैं उन पे हमने रिड्यूसिंग बैलेंस से WDV मेथड लगाया हुआ, तो वाई नॉट इंटेंजिबल पे भी WDV लगा देते। उधर हमने पॉलिसी बनवाई है क्या, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ, और यहाँ क्या पॉलिसी बना दी है, एक नई दुनिया की पॉलिसी बना दी है। आमतौर पर ना पॉलिसी एक दूसरे को क्या कर रही होती है, बैलेंस कर रही होती है। हम कहते हैं फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, यार ये पूरा साल इस्तेमाल तो हुआ नहीं, कहता नहीं जब बेचेंगे उस साल नहीं लेंगे। थ्योरेटिकली हमने ऑफसेट कर ली है बातें, बात समझ आई ना। लेकिन वो यहाँ क्या कह रहा है, इंटेंजिबल में क्या कह रहा है, पहले कह रहा है यार स्ट्रेट लाइन पे चलेंगे, फिर कह रहा है अगर पूरा साल इस्तेमाल ना हुआ तो टाइम अपोर्शन करेंगे। अच्छा, फिर नॉर्मली हम अकाउंटेंट क्या करते हैं कि अगर टाइम अपोर्शन कर रहे हैं तो परचेज ईयर में भी टाइम अपोर्शन करते हैं, सेल में भी टाइम अपोर्शन करते हैं, फिर तो लगाते ही टाइम अपोर्शन है। लेकिन आगे कहता है कि नहीं सेल वाले में नहीं लेना। इसका मतलब है टाइम अपोर्शन की बात सिर्फ परचेज वाली हो रही है।
परचेज के ईयर में टाइम अपोर्शन करेंगे और सेल में नो अमोर्टाइजेशन। कैसे पता चला? ये लिखा हुआ है, वेयर इन एनी टैक्स ईयर अ पर्सन डिस्पोजेज ऑफ एन इंटेंजिबल, नो अमोर्टाइजेशन डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर दैट ईयर। अब ये दुनिया की कोई नई पॉलिसी बन गई। ईयर ऑफ परचेज में क्या करना है? टाइम अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज, और सेल में नहीं करना। बाकी वही लिखा हुआ है कि गेन हो जाएगा तो इनकम में डाल देंगे, लॉस हो जाएगा तो एक्सपेंस में डाल देंगे। नहीं लेंगे, नो अमोर्टाइजेशन, नो अमोर्टाइजेशन। ठीक हो गई बात? इनकम तो हुई गुडविल से ड्राइव रही होती है, और किससे हो रही होती है? ठीक है ना? अच्छा, पहले वहां नजर डालें, फिर मैं समझाता हूं। वो कहता है इनटेंजिबल हैं क्या? मींस एनी पेटेंट, इन्वेंशन, डिजाइन, मॉडल, सीक्रेट फार्मूला। मसलन क्या आज तक कोई दुनिया में कोक के बिल्कुल मैच करके कोक बना सका है? नहीं बना सका, दुनिया की कोई कंपनी नहीं बना सकी। वाई? दे हैव अ सीक्रेट फार्मूला। कोक अरबों डॉलर इसके ऊपर खर्च करता है कि हमारा रेसिपी आउट ना हो। आप नहीं, बिजनेस और नॉन बिजनेस तो अलग कहानी है ना, वो तो एक अलग कहानी। पहले तो देखें कि बिजनेस में कैसे यूज हो रहे हैं। तो कोई फार्मूला, कोई डिजाइन, कोई इन्वेंशन, कोई कॉपीराइट, कोई ट्रेडमार्क, कोई टेक्निकल नॉलेज, ये सब कहां इस्तेमाल हो रहा है? बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है। राइज ने अपने लेक्चर का कॉपीराइट करा लिया, तो कहां इस्तेमाल हो गए? बिजनेस में इस्तेमाल हो गए। राइज ने अपनी किताबों का वो ले लिया, कॉपीराइट ले लिया, तो इसका कौन बेनिफिशियरी है? राइज ही बेनिफिशियरी होगा। अब पार्टली फॉर बिजनेस, पार्टली फॉर नॉन बिजनेस का मतलब है कोई ऐसा सीक्रेट फार्मूला हो, वही पानी वाली एग्जांपल लेने, कि हम उससे खैर का काम भी कर रहे हो, यानी नॉन बिजनेस यूज भी कर रहे हो और बिजनेस यूज भी कर रहे हो। फिर ऐसे हो सकता है कोई आप अपनी गुडविल है उसको बिजनेस यूज में भी लाते हैं, नॉन बिजनेस यूज में भी लाते हैं। कोई आपकी पेटेंट है, फ्रेंचाइज है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कुछ भी है वो, मसलन इसमें सारा कुछ आ रहा है ना, इसमें मोशन पिक्चर, फिल्म, ये सब कुछ आ रहा है। मसलन हम फर्ज किया हम एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, तो वो हमारा नॉन टेंजेबल एसेट ही हुआ ना, फिल्म। हम कहते नहीं यार, इसमें हम राइस की बात नहीं कर रहे, इसमें हम कोई खैर की बात कर रहे हैं, हम तो माशरे की कोई बात कर रहे हैं, नॉन बिजनेस यूज हो गया। तो ये तो बस एग्जामिनर ने जब आपको कहा कि इतने % बिजनेस, इतने नॉन बिजनेस, बस हमने मान लेना क्या ठीक है, ये नॉन बिजनेस है, जाहिर है उसकी डेप्रिसिएशन हमें अलाउ नहीं होनी, उसकी अमोर्टाइजेशन हमें अलाउ नहीं होनी। अच्छा चला, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग एनी गेन और लॉस ऑन द डिस्पोजल ऑफ intangible, written down value of an intangible at the time of disposal shall be cost of intangible reduced by the total deduction allowed to the person under this section in respect of the intangible, or where intangible is not wholly used to derive the income chargeable to tax, the amount that would be allowed under this section if the intangible were wholly so used। ये वही बात है, अल्फाज और तरह से लिख दिए हैं। ये वही बात है कि अगर पार्टली फॉर बिजनेस, पार्टली फॉर नॉन बिजनेस था ना, तो उधर हमने क्या किया था, जो डिसअलाउ था बाद में ऐड कर दिया था ना, ये भी वही करना है, सेम बात है, कोई फर्क नहीं। यहां अल्फाज उसने जरा और तरह यूज कर दिया। आप लिख लें सेम एज टेंजेबल, यहां लिख लें सेम एज टेंजेबल। अल्फाज के चुनाव में फर्क है, क्योंकि दो अलग अलग जगह से चोरी किया गया इल्म, इसलिए अल्फाज के चुनाव में फर्क है। मैं समझाता हूं आपको ये बात। 97 है। अच्छा जनाब, देखिए जनाब, हमने ये बात की थी यहां पर, ये उस वक्त ये बात लिखी हुई थी, विल बी इंक्रीज्ड बाय, ठीक है ना।
कि भाई वो उस वक्त बात कैसे हो रही थी, मैंने यहाँ आपको क्योंकि वर्किंग करके दिखाई हुई है तो यहाँ से समझाता हूँ। ये देखें, ओपनिंग WDV कितनी आ रही है? 3,28,000। वो कहते नहीं नहीं यार ये ना यूज करना, बल्कि जो इधर हमारी WDV आ रही थी ना उसको हमने क्या किया था, इंक्रीज कर दिया था। WDV विल बी इंक्रीज बाय द अमाउंट विच वॉज नॉट अलाउड एज, ठीक है ना, यहां ये लिखा हुआ था। कैसे? However, WDV of the asset shall be increased by the amount of depreciation disallowed on account of non-business use at the time of disposal. ठीक है ना, वही वहां लिखा हुआ, वैसे ही करना है। क्या नंबर था? 90। अच्छा, where intangible is not wholly used to derive income chargeable to tax, the amount that would be allowed under this section if the intangible were wholly so used. अच्छा जी, ओके। अभी फिलहाल एक एक्सपेंस और आना है प्री कमिटमेंट का, लेकिन अभी उसे छोड़ के हम दोबारा रिकैप कर ले। 3 बातें आ गई ना एसेट से रिलेटेड। अब हमारे पास 3 बातें आ गई एसेट से रिलेटेड, हमारे पास 3 बातें आ गई। एक टेंजेबल के लिए डेप्रिसिएशन, एक टेंजेबल के लिए इनिशियल अलाउंस, और एक इनटेंजेबल के लिए अमोर्टाइजेशन। ये 3 बातें हम पढ़ चुके हैं। डन होगी बात? नहीं, इनटेंजेबल के ऊपर कोई इनिशियल डन होगी बात जी। अभी हम बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनको अगर हम यहाँ तक हैंडल करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अब हम उस काबिल हो गए कि बहुत सारी दफ़ा के एग्ज़ाम सवाल ऐसे ही होंगे जैसा अभी तक हमने पढ़ा है। अच्छा जी, हम यहाँ एक मर्तबा यहाँ तक पहुँचकर एक मर्तबा हम अपने नॉलेज को अब सवाल से अटैच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब सवाल में भी ना 2 तरह की बातें आती हैं। एक बड़ा सवाल आ जाता है जिसके अंदर ज़्यादा सारे एसेट्स का जिक्र होता है। आपको पता है अकाउंटिंग में आप एक लफ्ज़ पढ़ते हैं फिक्स एसेट शेड्यूल, पढ़ा कि नहीं? ओ भाई, फिक्स एसेट शेड्यूल बनाया कि नहीं? वो बनाया ना यार, जब 3-4 एसेट के ऊपर इकट्ठी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं की कभी। बात आ जाओ, एक ही टेबल बना के लैंड की, बिल्डिंग की, व्हीकल की इकट्ठी नहीं निकाली डेप्रिसिएशन है? कोई बात है। और नहीं R2 में नहीं आ रही है तो इधर नहीं, आपने इधर एसेट्स पढ़े नहीं है, डेप्रिसिएशन इधर R1 में ही नहीं पढ़ रहे। सारा कुछ अमोर्टाइजेशन और रीवैल्यूएशन ये सारा कुछ यही नहीं पढ़ रहे। रीवैल्यूएशन पढ़ी है? बात आज मैं अंसारी साहब से बात करूँ। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं। चलो छोड़ो। अब हम कह रहे हैं यार अगर टैक्स में हमें ज़्यादा, अच्छा मैं अब जो बात कहना चाह रहा हूँ, आपने पढ़ी नहीं पढ़ी, मैं ऐसे बात कर। आमतौर पर अकाउंटेंट पता कैसे फिक्स एसेट शेड्यूल बनाते हैं? वो इधर लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, फिर इधर लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी, फिर इधर ऑफिस इक्विपमेंट, ऐसे चलते हैं। एसेट इधर लिखते हैं, फिर इधर लिखते हैं ओपनिंग WDV, या बल्कि बाद में कॉस्ट ही लिख रहे होते हो उधर आप। फिर एक कॉलम बना लेते हैं अक्यूमुलेटेड
डेप्रिसिएशन का, और यहां से एक कॉलम बना लेते हो WDV का, और फिर आगे डेप्रिसिएशन आ जाती है। ऐसे बनाते, इसे कहते हैं फिक्स एसेट शेड्यूल। इसे क्या कहते हैं? फिक्स एसेट शेड्यूल। अकाउंटिंग में हमने एक ही डेप्रिसिएशन लेनी होती है। अकाउंटिंग में हमने एक ही डेप्रिसिएशन। टैक्स में हमें, अच्छा अब कम हो गई हैं, वरना पहले टैक्स में 3-4 तरह की डेप्रिसिएशन थी, अब वो निकल गई हैं, अब 2 ही रह गई हैं, एक नॉर्मल, एक इनिशियल। ठीक है ना, एक नॉर्मल और एक, फिर भी एक से ज्यादा तो हो गई। तो हम क्या करते हैं, हम इस शेड्यूल को ना चेंज कर लेते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज का मतलब तो मैट्रिसेस में, मैट्रिसेस का ट्रांसपोर्ट लेते थे ना, रो को कॉलम बना देते थे और कॉलम को हमने क्या किया, हमने कहा यार एसेट ऊपर लिखेंगे, बिल्डिंग, प्लांट, कंप्यूटर, ऊपर एसेट लिखेंगे और उधर कॉलम बनाएंगे दूसरे। अब आज हम सिर्फ थोड़ी सी एक गुफ्तगू करने लगे हैं, फिक्स एसेट शेड्यूल हमने टैक्स में कैसे बनाना है। सबसे पहले उठाना है ओपनिंग क्वेश्चन में से, देखना है, ढूंढना है। अगर ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर का नहीं है, सेकेंड ईयर ऑफ द कंपनी है, तो एसेट्स की ओपनिंग WDV गिवन होगी ना हमें, एज पर टैक्स वैल्यूज, हमने वो उठा ली, बिल्डिंग की उठा ली, प्लांट की उठा ली, कंप्यूटर की उठा ली। ठीक है, अब ये स्टेप ऐसे ही याद करने हैं आपने। सबसे पहला स्टेप क्या है, ओपनिंग WDV उठाई। दूसरा स्टेप क्या है, इसमें से WDV ऑफ द एसेट, अगर कोई एसेट हमने सेल किए हैं तो आपको पता है सेल वाले ईयर में डेप्रिसिएशन तो लेते नहीं, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ टेंजेबल की बात हो रही है ना भाई, उनकी WDV माइनस करते हैं। इन दोनों की लाइन लगा के आंसर ले लिया। क्या लिखा है मैंने, ओपनिंग एसेट यूज फॉर द, ये वो एसेट आगे हैं जो ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक हमारे साथ चले हैं, जिन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया वो हमने बीच में से माइनस कर दिया। कहानी समझ आई है? इस सारे को मैं लफ्ज बोल रहा हूं स्टेप 1। क्या लफ्ज बोल रहा हूं? स्टेप 1। ठीक है ना। डन होगी बात। इस सारे को मैं क्या कह रहा हूं, स्टेप 1। कितने काम है? 3 काम। ओपनिंग WDV उठाई क्वेश्चन में से, अगर कोई एसेट डिस्पोज ऑफ हुए हैं तो उनकी WDV माइनस की, लाइन लगाई, एक वैल्यू आ गई। ये वो एसेट हैं जो पूरा साल चले हैं, इनके ऊपर नॉर्मल डेप्रिसिएशन ले ले, क्योंकि तो पिछले साल से चलते आ रहे हैं, इन पे इनिशियल अलाउंस तो मिलने का कोई सवाल हो ही नहीं सकता, इसलिए इनके ऊपर क्या किया, नॉर्मल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर लगा दिया। बात समझ आ गई? क्या किया? नॉर्मल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर लगा दिया। एक काम हो गया। इस सारे का नाम है स्टेप 1। अब आए स्टेप 2। सवाल में से ढूंढें कोई चीज हमने खरीदी है, एडिशन। क्या कोई प्लांट खरीदा है, कोई बिल्डिंग खरीदी, कोई मशीनरी खरीदी, कोई ऑफिस, जो खरीदी हैं चीजें उनको रेलिवेंट हेड में डालना। अब गौर करें, जो खरीदी हैं क्या ये इलिजिबल हैं, वेदर दीज आर इलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट। अगर इलिजिबल हैं या जो इलिजिबल हैं उस पर इनिशियल अलाउंस ले लें 25% वाला, और जो नहीं है उस पर ना लें। अब इन दो को दोबारा टोटल करें, इन दो का दोबारा, यानी दिस माइनस दिस, ये क्या आ गया, ओपनिंग WDV फॉर द ईयर, WDV फॉर नॉर्मल डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर नॉर्मल डेप्रिसिएशन ले लें। बात समझ आई है कि नहीं? पहला काम क्या है, स्टेप 1 ओपनिंग WDV, उसमें से एसेट सोल्ड, टोटल लगाया, इसके ऊपर नॉर्मल डेप्रिसिएशन फॉर द होल ईयर ले ली, क्योंकि ये एसेट पूरा साल चले। फिर एडिशन उठाई, एडिशन में जो जो इलिजिबल था उसके ऊपर इलिजिबल 25% ले लिया,
जिस पे नहीं था उसका 0 आ गया, अब माइनस किया, ये ओपनिंग WDV आ गए पहले साल वाली, इसके ऊपर भी क्योंकि फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज लेनी है, इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन। ऐसे हमें 3 दफा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुई है। एक उन एसेट की डेप्रिसिएशन जो ओपनिंग से क्लोजिंग तक साथ चले, एक उन एसेट की इनिशियल अलाउंस जो एलिजिबल है, और एक उन एसेट की नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो ओपनिंग से साथ नहीं चले थे लेकिन इस साल खरीदे, एडिशन है। इन तीनों का टोटल लगाया, ये डेप्रिसिएशन हमें अलाउ हो रही है टैक्स में। कहानी समझ आई है? ये डेप्रिसिएशन है जो हमें अलाउ हो रही है कहां? टैक्स में। अच्छा जी, अब अकाउंट्स में एक डेप्रिसिएशन आ रही होगी, उसको डिसअलाउ कर देंगे, ये कैलकुलेशन ले जाकर अलाउ कर देंगे। कहानी समझ आई है? सवाल कैसे होगा वही तीनों का टोटल करके दिखा दिया। आए जी सवाल के ऊपर। ईयर एंडेड 30 जून 2020, 30 जून 2020। ओपनिंग WDV बिल्डिंग की 5 मिलियन, प्लांट एंड मशीनरी की 4 मिलियन, फर्नीचर की ओपनिंग WDV ऑफ एसेट सोल्ड। अभी मैं आपसे कैलकुलेशन नहीं करवा रहा, खुद ही दे रहा हूं ताकि अभी आपके दिमाग में सिर्फ हैंडल करना आए। एग्जाम में हो सकता है वो हमारे से कैलकुलेट करवा रहा हूं। 10 मिलियन की सेल हुई है, 8 मिलियन की WDV सेल हुई है। सेल प्रोसीड नहीं है, ये उसकी WDV है, जो एसेट बिका है उसकी WDV है, और इसकी WDV। परचेजेस, प्लांट एंड मशीनरी हमने खरीदा है, फर्नीचर भी खरीदा है। जो चीज बेची है जिसकी WDV ये थी, वो बेची इतने की है। सेल वैल्यू ऑफ एसेट, इसके डिफरेंस से क्या निकलेगा? गेन ऑन डिस्पोजल या लॉस ऑन डिस्पोजल। कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग सोल्ड वाज 16 मिलियन। यहां से अकाउंटिंग का गेन और लॉस निकालने की बात हो रही है, क्योंकि सेल हमने किसकी डाली है? सिर्फ एक ही डाली है ना? नहीं, सारों की डाली है। अच्छा, बाकी भी चाहिए होनी चाहिए। चलो देखते हैं। कैलकुलेट टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड एंड गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट। अच्छा, सिर्फ अभी हैंडल करना सीख रहे हैं। क्या करें जी? ओपनिंग WDV उठा दी, WDV ऑफ द एसेट सोल्ड माइनस कर दी, इसमें से 50 मिलियन में से 10 मिलियन माइनस किया, 40 मिलियन रह गया। 4 मिलियन में से 800,000 माइनस किया, 32 लाख रह गया। 2 मिलियन में से 1.8 मिलियन रह गया। इस वैल्यू के ऊपर इसका 10%, इसका 15%, इसका भी 15% डेप्रिसिएशन ले ली। एक डेप्रिसिएशन आ गई। मैंने फिल करने के लिए छोड़ा हुआ ऐसे ताकि आप फिल कर लेंगे। डन होगी बात? स्टेप 2, एडिशन उठाएं। किसकी एडिशन? प्लांट एंड मशीनरी की, फर्नीचर की। अगर बिल्डिंग की है तो बिल्डिंग की भी। बिल्डिंग की है एडिशन? नहीं है। अब देखना इनिशियल अलाउंस, हो सकता है प्लांट एंड मशीनरी एलिजिबल हो, फर्नीचर तो नहीं है, इस पर नहीं लेंगे, इस पर ले लेंगे 25%। फिर दोबारा माइनस करेंगे, WDV फॉर नॉर्मल डेप्रिसिएशन आ गई। ये बात समझाने की कोशिश हो रही है कि हाउ टू मैनेज फिक्स एसेट शेड्यूल। कर लेंगे कि नहीं? डन होगी बात? यहां तक जो कुछ हमने पढ़ा है, अब इसका टेस्ट हो रहा होगा, ठीक है ना? और ये वाली बात मैंने आपको पहले समझाई है कि ये सारा काम कर क्यों रहे हैं। कोई सवाल आएगा ना जब एग्जाम में, तो हमने सवाल कहां से शुरू करना है? प्रॉफिट एज पर। अब उसमें करना है ऐड इनएडमिसिबल, जैसे कि सबसे पहले अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन डिसअलाउ, इसकी जगह बाद में माइनस करेंगे क्या लाकर? टैक्स डेप्रिसिएशन। इसी तरह ऐड बैक में और क्या आ गया? लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कौन सा? अकाउंटिंग वाला। टैक्स पेड, ये जो भी पीछे हम पढ़ कर आए हैं, या फाइन एंड पेनल्टी, वो जो पीछे पढ़, जो जो डिसअलाउ हो रहा है, जो ये तो एग्जाम्प्लीफाई करने के लिए। एक्सपेंसेस ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड, प्रोविजंस,
डेप्रिसिएशन ऑन लीज एसेट, लीज एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलनी, रेंटल मिलना है। इसके बाद किया लेस एडमिसिबल, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन की जगह देखें क्या लिखा हुआ है, टैक्स डेप्रिसिएशन। और क्या आ सकता है, लीज रेंटल पेड। अब यहां से हमारे पास क्या निकल आया करेगा, टैक्सेबल प्रॉफिट, इसके ऊपर टैक्स देना। असल में जो अकाउंटिंग की प्रोविजंस और टैक्स की प्रोविजन में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बैंक रिकंसिलिएशन की तरह पहले उसको ठीक कर रहे हैं, फिर उस प्रॉफिट पर टैक्स कैलकुलेट करना है जो टैक्सेबल प्रॉफिट बनेगा। क्लाइमैक्स हमारे इस सारे नॉलेज का ये है। इसमें से कोई 80% प्रोविजन हम पढ़ चुके हैं, 20% अभी रहती हैं जो बैड डेट्स को कैसे करना है, फलां को कैसे करना है, लेकिन अगर उन्हें भी पहले करते तो आपको हवा में रहता नॉलेज। हमने इसे पार्क करने के लिए, वैसे तो मैंने इस दफ़ा की स्लाइड में आपको 7 सवाल समझाए हैं कि प्रॉफिट एज पर अकाउंट ये आ रहा था, फिर ये एंटी डली तो कैसे हुआ, ये डली तो कैसे हुआ, ये डली तो कैसे हुआ। कल जब आए ना तो स्लाइड हो गई हैं 113। ये आपने काम करके आना है, आपका टेस्ट की भी तैयारी हो जाएगी डेफिनेटली। कल हम कोशिश करेंगे इन सारी कैलकुलेशन की दोबारा क्लास में एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे। कल नया कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, और उसी की बेस पर आपके टेस्ट की भी तैयारी हो रही होगी। आज आपने लेकिन ये डेप्रीसिएशन से रिलेटेड सारी प्रोविजन पढ़ कर आनी है। मैं ये समझ रहा हूं कि शायद एक्सपेंसेस वाली आपने पहले पढ़ी हुई है, नहीं समझदार टीचर ना। कल मुलाकात होगी, यहां से आगे चलेंगे। प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर, इससे पहले हम 2 तरह की बातें कर चुके हुए हैं। एक तो जो हमारे टेंजेबल एसेट्स हैं उनके साथ हमने क्या सलूक करना है, ठीक है ना, उसमें 5 स्पेशल सलूक थे, बाकी नॉर्मल सलूक थे, वो सारी हमने बातें कर ली। फिर हमने इनटेंजेबल के ऊपर भी बातें कर ली है, ठीक है ना। आज हम बात करें प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर। प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर द कमिटमेंट ऑफ ए business wholly and exclusively for business, including feasibility studies, construction of prototype and trial run production activities. It shall not include any expenditure for land or for asset which is depreciated or amortized. वो कहते हैं भाई जब तक बिजनेस शुरू नहीं हुआ है, जब तक बिजनेस शुरू नहीं हुआ है, अब आप कोई इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हो, बिजनेस को बनाने की एक्टिविटीज कर रहे हो। उसने कुछ एग्जांपल इंक्लूडिंग से उसने फ्रेज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जैसे फिजिबिलिटी स्टडीज। मतलब आपने एक टेक्सटाइल की फैक्ट्री लगानी थी, आपने कहा यार मैं इतना पैसा लगा दूं, आपने पहले कोई प्रोफेशनल हायर किया, उसने कहा ज़रा मुझे एक फिजिबिलिटी स्टडी बना के दो, क्या टेक्सटाइल की फर्म लगानी भी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। या फिर क्या आ गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप एंड ट्रायल रन एक्टिविटी। अब नाउ देयर इज अ डिफरेंस। ट्रायल रन का तो आपको थोड़ा सा अंदाजा है, आपने उधर अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना, कि आपने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, फिर आप उसकी ट्रायल रन प्रोडक्शन कर रहे हैं। यानी प्रोडक्शन को अगर हम स्मूथ करना चाह रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रायल रन प्रोडक्शन। एक और इससे पीछे बात लिखी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप का मतलब होता है प्रोडक्ट के डिज़ाइन वगैरह की ट्रायल रन करना। मैं एक नॉन टेक्निकल लफ्ज़ बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। एक है प्रोडक्ट तैयार हो गई है, फाइनल हो गई है, अब बनानी शुरू की है, बनाने के दरमियान एफिशिएंसी लाना, इसको क्या कहते हैं, ट्रायल रन। एक है प्रोडक्ट का भी डिज़ाइन बन रहा है, उस स्टेज के ऊपर कोई चीज़ बनाकर देखना, उसको क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप। वो कहते हैं यार ये सारे जो खर्चे हैं ना इन्हें इकट्ठा कर लें। जब तक अभी बिजनेस शुरू नहीं हुआ ना, इन सारे खर्चों को इकट्ठा करते रहे। इन खर्चों के ऊपर हम आपको क्या अलाउ करेंगे, अमोर्टाइजेशन अलाउ करेंगे। अ पर्सन शैल बी अलाउड अ डिडक्शन फॉर प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर, इट शैल बी अमोर्टाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस एट द रेट ऑफ 20%। जो फर्म बनने से पहले जो एक्सपेंसेस हुए हैं उन सारों को इकट्ठा कर लें एक अकाउंट में, और जब प्रोडक्शन शुरू होगी, जब हमारा टैक्सेशन का निज़ाम शुरू होगा, फिर हम हर साल उसके ऊपर 20% यानी अगले 5 सालों में उसको अलाउ कर देंगे, स्ट्रेट लाइन के ऊपर 5 सालों में अलाउ कर देंगे।
टोटल डिडक्शन अलाउड इन द करंट ईयर एंड ऑल प्रीवियस ईयर शेल नॉट एक्सीड द एक्सपेंस। ये बात तो बार बार हम हर जगह पढ़ रहे हैं। नो amortization डिडक्शन shall be allowed where full expenditure is allowed as deduction in the year of occurrence। वो कहते हैं जब अगर कोई खर्चा उस साल में ही अलाउ हो गया तो ऑब्वियसली, ये बात हम बार बार पढ़ रहे हैं, 2 दफा तो अलाउ नहीं होना ना। जैसे हमने कहा था नॉर्मल डेप्रीसिएशन, अगर किसी एसेट के ऊपर पूरी डेप्रीसिएशन उसी साल अलाउ कर दी जाए तो फिर बाद में डेप्रीसिएशन तो अलाउ नहीं होगी ना। फिर यह उसने बताया यार जो अगर आप ऐसे एसेट खरीद रहे हैं, मसलन आप फैक्ट्री बना रहे हैं, आप बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, तो ये प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है, ये तो बिल्डिंग की कॉस्ट को लाएंगे एज ए एसेट और वहाँ इसको डेप्रिसिएट कर लेंगे, प्लांट एंड मशीनरी को लाएंगे एज ए एसेट और वहाँ उसको डेप्रिसिएट कर लेंगे। उनके अलावा वाली बातों की, और इसलिए उसने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह की खर्चे हैं, फिजिबिलिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप एंड ट्रायल रन। फिर उसने खुद ही क्लैरिफाई किया, इट शैल नॉट इंक्लूड एनी एक्सपेंडिचर फॉर लैंड और फॉर एसेट विच इज डेप्रिसिएटेड और अमोर्टाइज्ड, यानी टेंजेबल नॉन इनटेंजेबल दोनों उसने डाल दिए हैं। मतलब आपने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा है उस टाइम पे, तो सॉफ्टवेयर तो इनटेंजेबल एसेट बन जाएगा, आगे जाके इसके ऊपर डेप्रिसिएशन ले लेंगे, ये प्री कमिटमेंट में नहीं डालेंगे। कुछ बात कहानी समझ आई है? तो हल्का सा इसे समझना हो, ज़रूरत तो कोई नहीं है लेकिन समझना हो। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस कंडक्टेड टू असेस द वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। यही मैंने ऐड किया जो मैं अभी आपको दोबारा स्लाइड भेजी। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप, क्रिएटिंग इनिशियल मॉडल और सैंपल ऑफ द प्रोडक्ट टू टेस्ट एंड रिफाइन देम बिफोर फुल। अभी ये प्रोडक्ट के ऊपर काम हो रहा है। और ट्रायल रन प्रोडक्ट क्या है? इनिशियल प्रोडक्शन रन टू टेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। कंस्ट्रक्टिंग अ प्रोटोटाइप इज अबाउट perfecting the product design while the trial run product is about perfecting the manufacturing process। ताकि स्टेज समझ आ जाए। अगर आप में से कुछ बच्चे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो वहाँ आपने लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पता नहीं है भी आपके सिलेबस में कि नहीं है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, खैर आपने कुछ हल्का सा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल उधर पढ़ा हुआ है, I2B में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग फेज की बात हो रही है, वो प्रोडक्ट के डिजाइन के फेज की बात हो रही है और ये प्रोडक्शन के फेज की बात हो रही है, लेकिन ये दोनों अलाउड है। ठीक होगी ना बात? अब इसमें से कैसे एग्जामिनर अगर ये वाली बात सेक्शन 25 सब सेक्शन 5 पूछना चाहे तो कैसे पूछ सकता है? ऐसे पूछ सकता है, XYZ कंपनी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द कमेंसमेंट ऑफ इट्स कमर्शियल ऑपरेशन ओवर द पास्ट फ्यू ईयर। Company incurred various type of preliminary expenses during tax year 2022 and 2023। 2022 में जो खर्चे हुए वो क्या हुए? फिजिबिलिटी स्टडी करवाई हमने 5 लाख रुपए की, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप बनाए हमने 3 लाख रुपए के, लैंड खरीदी 2 मिलियन की और बिल्डिंग हमने उसके ऊपर बनाई 1.5 मिलियन। फिर आ गया टैक्स ईयर 2023, ट्रायल रन प्रोडक्शन हुआ 4 लाख रुपए का, मार्केट रिसर्च की हमने 2 लाख रुपए की, परचेज ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी 2.5 मिलियन। डन हो गई बात? अब आपको पता है अकाउंटिंग में तो हम जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सवाल होता है ना, एरर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब एग्जामिनर कुछ भी कह सकता है कि अकाउंट में हमने ऐसे किया है। मसलन उसने कहा जी इन द टैक्स ईयर 2024 XYZ कंपनी commenced commercial production and reported a profit of 7.5 million. All the above expenses were charged in the account for the tax year 2020। वो कहते हैं हमने ये सारी चीजों को उठा के एक्सपेंस आउट कर दिया, ठीक है ना। इसका यही मतलब बना ना, all the above expenses were charged in account for the tax year 2024। इसका मतलब है ये सारी चीजें हमने एक्सपेंस में डालने के बाद 75 लाख रुपए का प्रॉफिट आया। कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम फॉर द टैक्स ईयर 2024। निकालें कॉपी। कहां से शुरू करना है जी?
प्रॉफिट एज पर अकाउंट लिखें जनाब, प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स। प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स। कितना प्रॉफिट आ गया जी? 7.5 मिलियन। एड इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस, एड इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। साथ की सात चीजों को उठा के ऐड बैक करते हैं, क्योंकि सारा ही एक्सपेंस आउट हुआ हुआ ना। कर दें सातों बातें, ऐसे ही लिखें, फिजिबिलिटी स्टडी 5 लाख, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप, सारी 4 बातें ये हैं, 3 ही हैं, सात की सात उठा के डिसलॉ कर दें। शाबाश। इनमें से कौन सा अलाउ होता है? अलाउ तो नहीं। फिजिबिलिटी स्टडी का 20% अलाउ होगा, ये तो पूरी अलाउ कर दी हमने, ठीक है ना। जैसे आप कह रहे हैं ना प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन मिलेगी, उसने तो प्लांट की कॉस्ट को ही उठा के कर दिया है। पहले तो जो अकाउंट में हुआ है उसका रिवर्सल डालना है ना। पहला स्टेप हमेशा क्या है हमारा, जो अकाउंट्स में हुआ है उसका रिवर्सल डालना है। अकाउंट में क्या हुआ है, ये सात की सात चीजें उसने एक्सपेंस आउट की हैं, पहले तो इसको सबको डिसलॉ कर दो। लिख के करें शाबाश सब लोग, सात की सात बातों को डिसअलाउ कर दें, ऐड बैक कर दें। आपको पता है जब हम कोई प्रोविजन बनाते हैं तो हमारी कोशिश होती है हम उसे 360 डिग्री पे बनाएं, यानी एवरी एस्पेक्ट जो है उसके अंदर हम कवर कर दें ताकि एग्जामिनर कोई बात पूछे तो वो रह ना जाए। अच्छा, इस लफ्ज़ को भी ना हम थोड़ा इम्प्रूव कर दूंगा मैं। अभी यहाँ पे आपने लिखा ना परचेज ऑफ बिल्डिंग, इसके ऊपर परचेज की बजाय लिखे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो फिर एक और लफ्ज़ जो मैं समझाना चाहूँगा मुझे उसमें हेल्प मिल जाएगी। इसको करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग होगी जी, सातों की सातों चीजें डिसलॉ कर दी हैं, ठीक है ना। ऐसे ही चल रहे होंगे ना हम, ऐसे हमारे ध्यान में होगा प्रॉफिट एज पर अकाउंट, एक चीज डिसलॉ की, दूसरी की, तीसरी की, सात की सात चीजें हमने डिसलॉ कर दी, ऐसे है। अब क्या करना है, ये डिसलॉ तो हो गया, क्या इनकी जगह कुछ अलाउ होने जा रहा है? यस। तो अब लिखें लेस, अब जहां भी खड़े हैं वहां लिखें लेस expenses allowed, less expenses allowed। अब ये जो सात बातें थी ना, इनमें से प्री कमिटमेंट का टोटल अलग कर लें। कुछ चीजें तो प्री कमिटमेंट की डेफिनेशन ने निकाली थी, क्या निकाली थी? लैंड, बिल्डिंग और वो तमाम एसेट्स जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलेगी। इस क्राइटेरिया पर लैंड भी निकली, बिल्डिंग भी निकली और ये तीन चीजें निकल गई, चार फिर भी वहीं रह गई। उन चार का टोटल लगा लें आप। किस किस का? फिजिबिलिटी स्टडी, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप और ट्रायल रन प्रोडक्शन, मार्केट रिसर्च। दो ये, 5 और 3 8, 8 और 4 12 और 2 14 लाख रुपए के प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर है हमारे। ऐसे है ना। लॉ क्या कह रहा है? लॉ क्या कह रहा है? प्री कमिटमेंट जब तक बिजनेस शुरू नहीं होता, हो सकता है कोई बड़ा बिजनेस हो, 5 साल लग गए हो पीछे से, कोई बात नहीं, उन 5 सालों में जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको क्या करते जाएं, एक अकाउंट में डालते जाए, प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर। जिस साल बिजनेस शुरू हुआ
यहाँ ला के लॉक किया, 14 लाख रुपए के प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर है, इस 14 लाख रुपए का 20% अलाउ करते हैं। अब हर एक को अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है, 14 लाख का 20% एक दफा ही अलाउ करते हैं। डन हो गई बात। और क्या करें? लैंड पर क्या रेट है हमारे पास डेप्रिसिएशन का? लैंड डेप्रिसिएट नहीं होती, इसीलिए मैंने कहा कि यहां हम इसे परचेज ऑफ लैंड रह देंगे, इसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग लेंगे। डेप्रिसिएशन इस अमाउंट पर मिलेगी, लैंड एंड बिल्डिंग इकट्ठा नहीं डेप्रिसिएशन लेते, बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लेते हैं। और बिल्डिंग पर कितनी डेप्रिसिएशन मिलती है? 10%। बिल्डिंग 10% पर डेप्रिसिएशन लगा दी। क्या बिल्डिंग एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट है? क्या बिल्डिंग एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट है? नहीं है। एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट की डेफिनेशन पढ़ें, उसके अंदर से बिल्डिंग निकल गई थी 101। अच्छा जी, एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट की जो डेफिनेशन थी उसका आखिरी पॉइंट क्या था? इमूवेबल प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी भी निकली हुई थी ना। उन्होंने कहा था सारे एसेट्स हैं, ये चीजें नहीं है, इसका मतलब है इसके ऊपर इनिशियल डेप्रिसिएशन हमें नहीं मिलेगी, तो सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन ले ली। लेकिन मैंने दानिस्ता लफ्ज लिखा, परचेज ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी। पहले इनिशियल अलाउंस लेंगे, अब वहां नहीं भाग जाएंगे फिक्स एसेट शेड्यूल बनाने, एक ही चीज है ना, तो बस यही कर देंगे प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी इनिशियल अलाउंस 25% और WDV का 15%। डायरेक्ट 40% नहीं ले लेना, अलग अलग लेना ना। पहले लें जी कितना प्लांट एंड मशीनरी? 25 लाख का 25%, 6,25,000, ये माइनस किया 25 लाख में से। जी हाँ, नहीं, जब शुरू होगा वहां से मिलने शुरू होंगे ना। अभी तो 2022 में तो अभी बिजनेस था ही नहीं, कोई रिटर्न जा ही नहीं रही है, कहां क्लेम करेंगे? यही तो कह रहा है वो कि यार जो प्री कमेंसमेंट बिजनेस से पहले के खर्चे उन सारों को इकट्ठा कर लो, जब बिजनेस शुरू होगा तो पहले साल ही ना सारे डाल देना जो अकाउंटेंट ने किया। तो कह रहा है यार हौसला करो, अभी हम 5 सालों में आपको प्रोरेट करके देंगे 20% का, ठीक है ना। और मैंने बड़ा लाइन एंड लेंथ से क्वेश्चन बनाया हुआ है, मैंने ऐसे नहीं किया ऊपर फिजिबिलिटी स्टडी है तो नीचे मैंने उस स्टेज को भी देखा हुआ है कि जाहिर है पहले फिजिबिलिटी हुई होगी, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप हुए होंगे, फिर ट्रायल रन की बारी आएगी ना। अब मार्केट के अंदर हम सर्वे करवा रहे हैं फर्दर कोई, तो थोड़ा सा मैंने उसमें एक जो बिजनेस की लॉजिकल सेंस है वो मैंने मेंटेन रखी हुई है क्वेश्चन के अंदर। डन हो गई बात जी? कितना कुछ डिसलॉ किया आपने? पहला एक डिसलॉ किया है, इन सबका टोटल 7 बातों का टोटल कितना आ रहा था? जरा लगाए, इन सारे 7 एक्सपेंसेस का टोटल कितना आ रहा था? 14.9 मिलियन? नहीं, 25 लाख की एक बड़ी फिगर है, 7.4 मिलियन, और 7.5 मिलियन का प्रॉफिट ऑलरेडी था माइनस होने के बाद ना। इसका मतलब है ये पहले तो ये रिवर्स गया, प्रॉफिट बढ़ गया। अब हमें एक्सपेंसेस अलाउ हुए, एक उस 14 लाख का 20% और एक बिल्डिंग का 10%, बिल्डिंग का, लैंड का नहीं, और एक प्लांट का इनिशियल अलाउंस, नॉर्मल डेप्रिसिएशन। अब देखें प्रॉफिट कितना आ गया।
निकालें जी, निकालें, टैक्सेबल प्रॉफिट निकालें, कितना आ गया? इनिशियली नोट्स ले लिए 2.5 मिलियन का 25% उसका 6,25,000 आया। ठीक हो गया। 6,25,000 में से 2.5 मिलियन में से 6,25,000 माइनस किया, WDV फॉर नॉर्मल डेप्रिसिएशन आ गई 2,81,250 आ गई 15%। हाँ जी, वो भी लगा दो आगे, दोनों को इकट्ठा करके एक ही दफ़ा लगा दिया। नहीं, दो ये भी तो लाओ ना, इसका जो 25% है वो भी तो आएगा ना। 6,25,000 दो डेप्रिसिएशन आएंगी ना, आपको याद है उधर हमने डेप्रिसिएशन शेड्यूल में देखा था कि 3 डेप्रिसिएशन आ रही थी, ठीक है ना। एक तो पिछले साल से जो एसेट चले आ रहे थे, ये तो पिछले साल से चले ही नहीं आ रहे ना, तो वो वाली तो हो गई 0। अब 2 डेप्रिसिएशन बच जाएंगी, कौन सी? एक इस साल की इनिशियल, लेकिन इनिशियल किस पे मिलेगी? एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट पे मिलेगी। तो उस बात को भी हमने बीच में डाल दिया, तो पता चला कि यार नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग तो जो है वो तो एलिजिबल नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी एलिजिबल है। टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई जी अब? हाँ जी, टैक्सेबल कितनी आ गई अब? 14.18 कितनी आ गई? 13.563। हमारा 14 क्यों आ रहा है? 13.563। इसमें ये देख लें कि प्लांट की 2 डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किए ना माइनस, एक प्लांट का 25 लाख, वो तुम भी साथ कैलकुलेट कर दिया करो, पता तो रख जाए, इन्होंने कुछ चंद तो नहीं चढ़ा रखा। अच्छा जी, 13.563 दैट इज योर टैक्सेबल इनकम फॉर टैक्स ईयर 2024। एक छोटी सी प्रोविजन, लेकिन जब आप उसको ज़रा बारीकी में उतरेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि नहीं नहीं भाई, इसमें ये चीज़ें देखने वाली पड़ी हैं। ऐसे पढ़ के तो लग रहा था कि अच्छा हो गया, समझ आ गया। डन होगी बात? ओके, आगे चलते हैं। प्री कमिटमेंट के बाद फिर हमने फिक्स एसेट शेड्यूल बना के देख लिए थे, और ये सारा काम हम ऑलरेडी कर गए हुए हैं। आज हमने पढ़ना था बैड डेट को, जंप करके हम आगे चले गए थे कि बैड डेट को बाद में पढ़ेंगे। बैड डेट एक्सपेंस, पहले इसकी जरा ना वर्किंग समझते हैं, फिर आके रीडिंग करते हैं। बैड डेट एक्सपेंस होते कैसे हैं, जरा पहले अकाउंटिंग में देखना है हमने। आपको पता है बहुत सारे मसाइल हमारे क्या हैं कि यार अकाउंटिंग में जो हुआ है वो अलाउ नहीं है, ऐसे ही है ना। एडजस्टमेंट रिगार्डिंग बैड डेट। बैड डेट अकाउंटिंग में क्या कर रहे होते वैसे आप लोग? बैड डेट में अलाउंस कैलकुलेट कर रहे होते, ऐसे ही है ना। और हम पीछे एक जुमला पढ़कर आए हैं, कोई भी प्रॉफिट जो टैक्स हो रहा है वो रियल प्रॉफिट है, नोशनल नहीं है। अलाउंसेज एंड प्रोविजंस आर नॉट टैक्सेबल, ठीक है ना। मसलन सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स इज नॉट टैक्सेबल, ठीक है ना। या कोई आपने अलाउंस डाल दिया, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, उधर तो आप मैचिंग कॉन्सेप्ट और उनकी प्रूडेंस की बेस पे डाल देते हो ना। टैक्स वाले कहते नहीं यार हम इसे नहीं मानते। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? रिवर्स द इफेक्ट इन अकाउंट। अकाउंट में जो गया हुआ है उसको रिवर्स करते हैं। फिर करना क्या है, अब ये वाली बात जरा आपने समझनी है। अकाउंट फॉर टैक्स अलाउएबल बैड डेट। टैक्स अलाउएबल बैड डेट कैसे निकलते हैं? ये एक स्टैंडर्ड हमारी वर्किंग है, हमने ये 5 पॉइंट परफॉर्म करने हैं। नंबर 1, बैड डेट क्लेम, ठीक है। उसमें से टैक्स वाला हमें कुछ अलाउ करेगा। मसलन हमने कहा जी हमारे बैड डेट अकाउंट में हमने क्लेम किए, हमारे 7 लाख के बैड डेट हुए हैं। टैक्स वाला कहेगा नहीं यार 7 लाख नहीं 5 लाख अलाउ कर देता हूं, बैड डेट अलाउड। अच्छा जी, इन दो का डिफरेंस लिया, 1 - 2,
बैड डेट नॉट अलाउड, एक फिगर कैलकुलेट कर दी है बैड डेट, मतलब हमने कहा जी 7 लाख के बैड डेट हुए, उसने कहा नहीं 5 लाख के हुए, इसका मतलब 2 लाख उसने अलाउ नहीं किया। यानी वो क्या कहना चाह रहा है, ये 2 लाख आपको मिल जाएंगे, बैड डेट नहीं हुए हैं। आपको लग रहा है कि नहीं मिलेंगे, वो कह रहा है मिल जाएंगे। अब हमने देखना एक्चुअली मिले कितने हैं बैड डेट। अब इसको इस फिगर से कंपेयर करना है। वो कह रहा था 2 लाख मिल जाएंगे, नहीं 1.5 मिले हैं, इसका मतलब है 50,000 उसने हमें कम अलाउ किए थे, तो अब दोबारा अलाउ कर देंगे। ये वर्किंग देखें, ठीक है। इसको मैं समझाने के लिए एक डिटेल यहां आते हैं। अब ये अलग अलग ना मैंने 5 सवाल बना रखे हैं। पहले एक सवाल देखते हैं, ए, ये एक सवाल है। वो कहते हैं हमने बैड डेट क्लेम किए थे 1.5 लाख के, कमिश्नर ने अलाउ किए 1 लाख के, बैड डेट रिकवर हो गए बाद में 60,000। ये सवाल आ गया, हमने उठा के उसका फॉर्मेट बनाया, वही 5, बैड डेट क्लेम्ड, बैड डेट नॉट 50,000, रिकवर कितने हुए 60,000, 10,000 ज्यादा रिकवर हो गए। इसका मतलब है जो उसने अलाउ किए थे वो ज्यादा थे। अलाउ करने का मतलब था एक्सपेंस चार्ज हो गया, तो रिवर्सल करके क्या बनाऊं इसको, इनकम। कहानी समझ आइए, क्या बनाऊं इसको, इनकम, क्योंकि एक्चुअल बैड डेट अलाउ करने हमने इस सारे सिस्टम में आके। समझ आइए सवाल कैसे चलेगा, एग्जामिनर कैसे बात करेगा, वो कहेगा यार इतने बैड डेट हमने क्लेम किए थे, इतने अलाउ हुए और अगले साल इतने रिकवर हुए। इन 3 में से हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है। पहले पॉइंट नंबर 1 लेना है बैड डेट क्लेम, फिर बैड डेट, इन 2 का डिफरेंस लेना है, बैड डेट नॉट अलाउड। इसको रिकवर्ड से कंपेयर करना है। अगर ज्यादा रिकवरी हो गई तो इनकम बन गई, अगर कम रिकवरी हुई तो एक्सपेंस बन गया। मसलन तीसरे वाली ऑप्शन में आए, हमने बैड डेट क्लेम किए कितने के, उसने अलाउ किए कितने, अलाउ नहीं किए, बैड डेट रिकवर्ड कितने हुए, इसका मतलब है 20,000 हमारे और खर्च हुए हैं जो उसने अलाउ नहीं किए, अब ये हम एक्चुअल बेसिस पे अलाउ कर देगा। तो मैंने ऐसे 1 2 3 4 एग्जाम्पल बना के आपको समझाने की कोशिश की है कि आप एक मरतबा इनको हाथ में से गुजार लें, ठीक है ना। एग्जामिनर ये बात कैसे कर रहा होगा, देखें ऐसे कर रहा होगा, ये यहां से समझते हैं। पहले ये सवाल है, पास पेपर के सवाल में से ही मैंने एक्सट्रैक्ट उठाया, ठीक है ना। पूरा सवाल उठाने की बजाय वो एडजस्टमेंट उठाई है जो उसने बैड डेट की डाली थी वहां पे। क्या जी, रिसीवेबल फ्रॉम आतिफ एंड असलम विच हैड बीन रिटन ऑफ इन प्रीवियस ईयर वर रिकवर्ड। कहते पिछले साल हमने ये किए थे। डिटेल क्या है, बैड डेट क्लेम इन द लास्ट टैक्स रिटर्न। पिछले साल हमने आतिफ से रिलेटेड 8 लाख बैड डेट क्लेम किए थे, उसने हमें 5,50,000 अलाउ किए हैं और इस साल 7 लाख उससे पैसे आ गए हैं। ऐसे ही असलम का डेटा गिवन है, डन हो गई बात। निकालें कॉपी, क्या बनाना है, वही पांच लाइनें बनानी है आपने वर्किंग नोट में जाके। बैड डेट क्लेम्ड, बैड डेट क्लेम्ड, कितने जी, 2 कॉलम बना ले, इकट्ठे कर देते हैं दोनों को, आतिफ और असलम को। बैड डेट क्लेम 8 लाख 12 लाख, बैड डेट अलाउड बाय टैक्स अथॉरिटीज 5,50,000 6 लाख। अब यहां से एक तीसरी लाइन बनानी है, बैड डेट नॉट अलाउड बनानी है, नहीं, बैड डेट नॉट अलाउड 8 लाख माइनस 5,50,000, 12 लाख माइनस 6 लाख, बैड डेट नॉट
अलाउड, बैड डेट नॉट अलाउड। अब फिगर उठा के लानी है अमाउंट रिकवर्ड, 7 लाख 4 लाख। इसको कंपेयर करना है किससे? बैड डेट नॉट अलाउड से। तो आतिफ के केस में इनकम आ गई और असलम के केस में एक्सपेंस आ गया। ऐसे ही हुआ। ये वर्किंग नोट बना दिया आपने। अब हमने क्या किया जनाब, ये इनकम में ऐड कर दिया और ये लेस कर दिया। 2 एडजस्टमेंट आ गई हमारी वही ऐड और लेस वाली जगह पर जहां पे हम कर रहे थे। डन होगी बात। ये तो है वर्किंग प्रोसीजर करना कैसे एग्जाम में, ठीक है ना। अब देखते हैं कहानी लिखी कैसे है। ये जो काम हमारे से करवाना है ये लिखा हुआ कैसे है लॉ में, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं, चल के लॉ पढ़ते हैं कि भाई लॉ क्या क्या रहा है। सेक्शन 29, सेक्शन 29 सबसे पहले तो उसने बताया बैड डेट है कैसे। अ पर्सन शैल बी अलाउड अ डिडक्शन फॉर ए बैड डेट इन टैक्स ईयर इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर। वो कहता है बैड डेट आप सिर्फ उस सूरत में क्लेम करेंगे जब नीचे वाली 3 कंडीशन पूरी हो रही हों। नंबर वन, द डेट वॉज प्रीवियसली इंक्लूडेड इन पर्सन इनकम फ्रॉम बिजनेस और फॉर अ मनी लेंड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये बात क्या है? वो कहते हैं जब आपने डेटर क्रिएट किया था ना, जैसे हमने कल एक डेफिनेशन पढ़ी थी किसकी, ट्रेडिंग लाइबिलिटी की। हमने कहा यार ट्रेडिंग लाइबिलिटी हम उसे कह रहे हैं जो जब लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी ना तो एक्सपेंस डेबिट हुआ था। ये उसका रिवर्सल है, ये उसका। वो कहता है जब ये डेटर क्रिएट हुआ था ना, जब ये डेटर क्रिएट हुआ था ना तो इनकम क्रेडिट हुई थी, मतलब क्रेडिट सेल। क्या किया आपने? डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट, दैट हैज बीन प्रीवियसली इंक्लूडेड इन इनकम। कहानी समझ आइए कि नहीं आई? क्या कह रहा है वो? द डेट वॉज प्रीवियसली इंक्लूडेड इन पर्सन इनकम फ्रॉम। इसका क्या मतलब है? लिख लें कहीं ऐसे देसी लफ्ज भी लिख लेना कि सेल इनकम क्रेडिट हुई हो व्हेन डेटर रिकॉर्डेड सेल मस्ट बी, इनकम मस्ट बी क्रेडिटेड। जब आपने किसी बंदे को डेटर बनाया तो क्रेडिट क्या हुआ हो? इनकम क्रेडिट हुआ। कहानी समझ आई है? हाँ, मसलन इसका कोई ऐसी बात बताएं कोई बंदा डेटर बना हो और इनकम क्रेडिट ना हुई हो। लोन टू एन एम्प्लॉय, आपने एक एम्प्लॉय को लोन दिया 5 लाख रुपए का, तो रिसीवेबल फ्रॉम एम्प्लॉय आ गया, लेकिन क्या सेल क्रेडिट हुई है? नहीं। इसका मतलब है अगर लोन टू एन एम्प्लॉय दिया और बाद में बैड डेट हो गया तो ये उसका वो यहां सेक्शन 29 में कवर नहीं हो रहा। बात समझ आई है? पहली कंडीशन क्या है कि पहले वो इनकम में शामिल हुआ हो। दूसरी कंडीशन क्या है? द डेट और पार्ट ऑफ डेट इज रिटन ऑफ इन द अकाउंट्स ऑफ द पर्सन इन द टैक्स ईयर, यानी प्रोविजन ना हो, एक्चुअल बैड डेट रिटर्न ऑफ वाली फिगर उठानी है। अकाउंटिंग में तो हम प्रोविजन की फिगर उठाते हैं। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, देयर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट डेट इज। यही इस वाले पॉइंट को इस्तेमाल करके वो कमिश्नर क्या करता है, आप कहते हो 8 लाख बैड डेट हुए हैं, ये दोनों कंडीशन पूरी कर रहे होते हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 इनकम में शामिल हुए होते हैं, नंबर 2 अकाउंट में राइट ऑफ हुए थे। वो कहते नहीं यार 8 नहीं 6 लाख मुझे ठीक लग रहे हैं। यहीं से तो वो अमाउंट क्रिएट हो रही है 1 - 2 वाली कि देयर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट डेट इज इररिकवर। यहां तक की कहानी समझ आ गई? कभी थ्योरेटिकली कोई बात लिखनी पड़ गई तो अब लिख लेंगे हम। अच्छा जी आगे चलते हैं। द डेट, द बैड डेट रिटर्न
द बैड डेट डिडक्शन फॉर अ टैक्स ईयर शैल नॉट एक्सीड द डेट रिटर्न ऑफ इन द अकाउंट ऑफ द पर्सन। अच्छा जी, यानी वो जो अगर वो कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप कह जी 8 लाख बैड डेट हुए थे, कमिश्नर का नहीं जी 10 ले लो। बैड डेट अलाउड हमेशा ही उससे कम ही होंगे। ये वाला फिक्रे का ये मतलब हुआ। तीसरा, वेयर द बैड डेट डिडक्शन हैज बीन अलाउड इन अ टैक्स ईयर एंड इन सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर द पर्सन रिकवर एनी अमाउंट द फॉलोइंग रूल शैल अप्लाई। वो जो हमने वर्किंग नोट बनाया है वो इस पॉइंट नंबर 3 से बनाया। क्या लिखा हुआ है? वो कहता है कैसे करेंगे? वो कहता है वेयर द बैड डेट रिकवरी इज ग्रेटर देन द डिफरेंस बिटवीन द होल ऑफ बैड डेट एंड द अमाउंट प्रीवियसली अलाउड एज। यहां से वो पॉइंट बनाया कि अच्छा पहले बैड डेट क्लेम आएगा, फिर अलाउड आएगा, फिर इनके डिफरेंस की बात हो रही है। वेयर द बैड डेट रिकवरी इज ग्रेटर देन द डिफरेंस बिटवीन। वो जो 1 - 2 कर रहे हैं ना, वो यहां से उठा रहे हैं। वो कहता है इनके डिफरेंस को एक्चुअल बैड डेट रिकवर्ड से कंपेयर करोगे तो हमने वो 5 पॉइंट बना लिए। समझ आइए बात के नहीं? हमने वो 5 पॉइंट बना लिए कि पहला पॉइंट बैड डेट क्लेम, दूसरा पॉइंट बैड डेट अलाउड, इन दो का डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन, ये निकल आया। और वो कह रहा है इस डिफरेंस को कंपेयर करो किससे? रिकवर्ड से। यही हम कर रहे हैं। अब वो कह रहा है अगर ज्यादा आ गया तो, और अगर कम आ गया तो। आपको पता है लॉ ने दोनों बातें अलग अलग लिखनी है। उसने ये इनकम बनाने की लॉजिक दे दी आपको, ये एक्सपेंस बनाने की लॉजिक। अब आप गौर करें, अगर ये डायरेक्ट हम ऐसे ही पढ़ रहे होते तो कोई एक लफ्ज भी समझ ना आ रहा होता कि क्या हो रहा है। ठीक हो गई बात? तो पहले इधर से जाकर पढ़कर है, फिर वो आ गया जी द बैड डेट डिडक्शन फॉर अ टैक्स ईयर शैल नॉट एक्सीड। ये वही नॉर्मल वाली बातें आ गई। यहां से हमने फिर शुरू किया कि अच्छा यार, 2 काम अकाउंट्स में तो 2 काम करने हैं। सबसे पहले जो अकाउंटिंग में बैड डेट का इंपैक्ट नजर आ रहा है, पहले तो उसका रिवर्सल डालें, जैसे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का डाल रहे थे। ठीक है ना? उसकी जगह क्या करें, ये वर्किंग नोट में जाके 5 कॉलम वाला वर्किंग नोट बनाए, 5 लाइनों वाला वर्किंग नोट बनाए। यहां से पता चलेगा आपने कोई अमाउंट ऐड बैक करनी है कि क्या करना है। डन हो गई बात जी? ओके। फिर ये पहले 5 एग्जाम्पल मैंने बनाई ताकि यहां से आप समझ जाएं। फिर मैंने पास पेपर की कुछ चीज़ों को उठाकर यहां रिप्रोड्यूस किया ताकि आपको बात समझ आ जाए। मसलन एक सवाल ये भी है, मैंने उसमें से सिर्फ वही एक्सट्रैक्ट उठाया है। क्या कह रहा है वो? अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड, एक तो मेंटेनेंस की बात हो रही है, उसकी तो अभी हम पढ़ नहीं रहे। दूसरा पॉइंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट अमाउंटिंग टू ₹25। बस इतनी बात ही लिखी है, कुछ नहीं और लिखा हुआ। क्लेम कितने किए थे, क्या नहीं हुआ, तो इसके ऊपर खाली जनरल उसूल लगाएंगे। क्या? कि प्रोविजन तो अलाउ नहीं होगी, प्रोविजन विल नॉट बी अलाउड एज। हाँ, अगर वो बाकी बातें भी बता देता कि क्लेम इतना हुआ, फलां इतना हुआ, फिर वो 5 स्टेप वाली वर्किंग पूरी कर देते। है ना होगी बात? फिर एक सवाल में देखें, रेवेन्यू फॉर टैक्स ईयर 2023 इंक्लूड 7,50,000 रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर regarding bad debt written off while calculating taxable income for 2020। revenue bad debt recovered की अमाउंट आ रही है। the amount was receivable against professional services rendered to customer in tax year 2021। अब फिर कुछ डिटेल नहीं दी, सिर्फ एक बात बताई कि यार 7.5 लाख रुपया रिकवर हुआ है जो हमने रेवेन्यू में डाला। अगर तो डिटेल होती, कितना क्लेम किया था, कितना अलाउ हुआ, ये रिकवर हुआ, फिर वो 5 पॉइंट वाला सिस्टम लगाते, वो तो नहीं गिवन। इससे पता चल रहा है हमने 7.5 लाख उठा के कहाँ डाल दिया? इनकम में। बैड डेट रिकवर्ड जाता भी किधर है? इनकम में। तो कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, ऑलरेडी भी इनकम में पड़ा है। हाँ, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, क्या इतनी इनकम ही डालनी थी? वो तो पूरा डाटा देता तो फिर 5 पॉइंट लगाकर बताते कि 7.5 लाख सारा इनकम में जाना था या इससे कम या ज़्यादा जाना था। वो तो गिवन नहीं है यहाँ पे। हाँ, इतना पता है हमें बैड डेट रिकवर्ड कहाँ जाते हैं? इनकम में।
तो इनकम में ही गए हुए हैं, तो कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एज द बिजनेस हैज मैनेज टू रिकवर द प्रीवियसली रिटर्न ऑफ बैड डेट देयर वुड बी नो इम्पैक्ट ऑन द income tax calculation for the current year. Amount has already been accounted for and tax when it was initially recorded as revenue. वो कहता है भाई इतनी इंफॉर्मेशन से तो यही पता चलेगा। हाँ जरा दिल बड़ा करें, जरा दिल बड़ा करें, इंफॉर्मेशन ऐसे पूरी दें, फिर हम भी वर्किंग पूरी करेंगे। बैड डेट भी बच्चे आम तौर पर जहां गलती कर आते हैं, ये उनमें से एक टॉपिक है एग्जाम में। मैंने इसीलिए पास पेपर के क्वेश्चंस को इसके साथ अटैच किया, फिर अपनी इलस्ट्रेशंस बनाई हैं कि आप एक मरतबा हाथ से गुजार के इसको सेट कर लें। और अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस का क्वेश्चन आया है तो उसमें बैड डेट आने ही आने हैं, ठीक है ना, बैड डेट उसमें आने ही आने हैं। और ये मैंने वैल्यू ऐड की है यहाँ आज जाकर प्री कमिटमेंट में। उसकी वजह यह है कि बस ऐसी अल्लाह की तरफ से मेरा दिल कह रहा है कि भाई इस दफ़ा एग्जामिनर ने इस बात को डिटेल में पूछ लेना है। जो प्री कमिटमेंट वाला आज हमने काम किया ना, इसमें एग्जामिनर ने घुस जाना है, ऐसे 360 स्टाइल में आपसे काम छोटा सा 5-6 नंबर की वर्किंग करवा लेनी है उसमें। इसलिए भाई इस वाली इलस्ट्रेशन को ज़रूर घर जाके कर लें। आपके पास अगर लिखी हुई नहीं है तो मैंने दोबारा सेंड कर दी है, जाहिर है जो आपने अगर पहले प्रिंट निकाल ली होंगे तो मैंने आपको दोबारा सेंड कर दी है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लें कि ये क्या हुआ है।